अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल पल भर रास्ता तय करने में बाय फ़रहत इश्तियाक। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अगर आप कोई और नॉवेल सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। एपिसोड 6। बच्चू जी, अब लाख सर पटको, तुम्हारी अम्मा कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानेंगी। वो अपनी सोच पर मुस्कुरा दी। एमन को कोल्ड ड्रिंक्स लाने पर इसकी सोच का सिलसिला टूटा। वो अब क्योंकि बिल्कुल पुरसुकून हो गई थी। इससे कुछ देर पहले वाली घबराहट और बौखलाहट पर भी काबू पा चुकी थी। एमन अपने साथ एक एल्बम भी लाई थी। इसके बराबर में बैठते हुए बोली, मेरी इंगेजमेंट की तस्वीरें हैं। वो इसे तस्वीरें दिखा रही थी जबकि तीनों मर्द हजरात आपस में गुफ्तशनीद में मसरूफ़ थे। आंटी उठकर अंदर चली गई। वो तारीफ़ें करते हुए इसकी तमाम तस्वीरें देख रही थी। अली घर चलें, इसने एल्बम बंद करते हुए कहा। अली को मुखातिब किया, ऐसे तो हम तुम्हें कभी नहीं जाने देंगे। खाने का टाइम हो रहा है, खाना खाकर जाना। अली से पहले ही अंकल ने जवाब दिया। वो कुछ कहने ही वाली थी कि आंटी वापस आ गई। इन्हें देखकर अंकल बोले, भाई वो खाने का क्या हुआ? बिल्कुल तैयार है, बस सलाद रह गई है। जाओ एमन, सलाद बना लो। एमन ने सलाद बनाने के नाम पर बुरा सा मुँह बनाया। देखो ज़रा, इतनी कामचोर है वो। ताइबा से मुस्कुराकर बोली, कुकिंग का बिल्कुल भी शौक़ नहीं। मैं काम करने को कहूँ तो कहती है नौकर किस मर्ज़ की दवा है। एमन अपनी तमाम बुराइयों पर नाराज़ होकर किचन में चली गई। कोई बात नहीं आंटी, आहिस्ता आहिस्ता सीख लेगी। मैंने बहुत सी लड़कियां देखी हैं जिन्हें शादी से पहले बिल्कुल कुकिंग का शौक़ नहीं होता, मगर बाद में वो सब सीख जाती हैं। इसे इन्हें दिलासा देने की कोशिश की थी। उम्मीद तो यही है। उन्होंने मायूसी से सर हिलाया। और हमारी बेटी को कुकिंग का कितना शौक़ है? अंकल ने, जो इसकी और आंटी की बातें बगौर सुन रहे थे, पूछा। मुझे भी कोई ख़ास लगाव नहीं है, बस गुजारा हो जाता है। इसे अपनी बुराइयां करने में बहुत मज़ा आ रहा था। तुम्हें टाइम भी कहाँ मिलता होगा? डॉक्टर्स की लाइफ तो कितनी बड़ी बिज़ी और टफ़ होती है, आंटी ने संजीदगी से कहा। अली और मुर्तज़ा इस तमाम गुफ्तगू में खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते हुए मुस्कुरा रहे थे। शौक़ हो तो इंसान टाइम भी निकाल लेता है। असल में मुझे शौक़ ही नहीं है। वो चाहती थी कि आज इसके बारे के जाने के बाद मुर्तज़ा के मामा जो तबसरा करें इसके बारे में तो वो कुछ यूँ हो, सिर्फ डॉक्टरनी को लेके आने क्या हमने क्या चाटना है? ना सुगड़ है, ना सलीकामंद है, और ऊपर से उम्र रसीदा भी है। ना बाबा, मुझे मंजूर नहीं। यहाँ से वापसी में वो अली को कैसे फेस करेगी, इस बात से कता नज़र वो इस वक्त बहुत खुश थी। चेहरे पर से मुस्कुराहट हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ देर बाद मुलाजिम ने आकर खाना लग जाने की इत्तला दी तो वो सब उठकर ड्राइंग रूम में आ गए। वो अब बड़ी पुरसुकून थी, इसलिए बग़ैर किसी हिचकिचाहट के खाने की मेज़ पर आ चुकी थी। इसके बाद बिल्कुल सामने वाली टेबल पर मुर्तज़ा और इसके बराबर में अली बैठे हुए थे। आंटी और अंकल दोनों ही इसकी खातिरमदारात में लगे हुए थे। ताइबा, तुम ये नरगिसी कोफ्ते ज़रूर ट्राई करना। मेरी ये डिश सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। ताइबा ने इनके कहने पर थोड़ा सा सालन अपनी प्लेट में डाला। लगता है आंटी आपके ने अपने यहाँ कुक नहीं रखा हुआ, खाना आप खुद ही पकाती हैं। इसकी बात पर अंकल हंसते हुए कहने लगे, इस मामले में ये बहुत वहमी है। इन्हें नौकरों के हाथ का खाना असूल सेहत के ख़िलाफ़ लगता है। ख़ुद अपने हाथ से साफ़ सुथरे तरीके से ही खाना पकाकर इन्हें तसल्ली होती है। वो अपनी और आंटी की ज़हनी सोच की इस मुमासलत पर हैरान थी। मुर्तज़ा की ख़ुद पर मरकूज़ निगाहों पर इसे सख्त कोफ्त हो रही थी। वो खाना खाने के दौरान थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे देख लेता था। एमन, तुम क्या पढ़ रही हो? सिर्फ इसकी नज़रों के हिसार से निकलने के लिए वो बराबर बैठी एमन से बोली, मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रही हूँ। फाइनल ईयर का इम्तहान तो दे दिया है, आजकल हमारा प्रोजेक्ट है। एमन ने चावल अपनी प्लेट में डालते हुए जवाब दिया। वाह भाई, ज़बरदस्त। आप दोनों बहन भाइयों ने फील्ड्स का इंतखाब तो खूब सोच समझ कर किया है। मुर्तज़ा बिल्डिंग डिज़ाइंस करते हैं और एमन इनकी डिज़ाइन करदा बिल्डिंग्स पर अमली काम करती है। वाह, कंस्ट्रक्शन आरसीसी में होनी चाहिए या स्टील स्ट्रक्चर में, ये एमन डिसाइड करेगी। यानी ये कि किसी आउटसाइडर्स की कोई ज़रूरत ही नहीं, घर का इंजीनियर और घर का ही आर्किटेक्ट।
वो हंसते हुए बराह रास्त मुर्तज़ा की तरफ देखकर बोली थी, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे देखने पर नर्वस हो जाऊंगी? बिल्कुल नहीं, किसी 16-17 साल की लड़की की तरह। वो चैलेंज करती हुई नज़रों से मुर्तज़ा को देख रही थी। ताहिबा शुएब कोई आम लड़की नहीं जिसे तुम अपने सामने झुका सको। मैं तुम्हारे लिए लोहे का चना साबित होंगी। इसकी बात को सभी ने बहुत इंजॉय किया था। मेज़ पर बैठे किसी और फ़र्द को पता भी नहीं था कि आमने सामने बैठे दो फ़र्द इस वक्त एक दूसरे से बरसरे बेकार हैं। मुर्तज़ा ने इसकी मुस्कुराती हुई आंखों को अपनी मकनातीसी आंखों की गिरफ्त में लेते हुए संजीदगी से जवाब दिया था, और अगर किसी वजह से बिल्डिंग गिर गई तो डॉक्टर भी तो घर का ही होगा। मुर्तज़ा के जवाब पर अंकल समेत सभी बेख्तियार हंस पड़े थे, और इसे पता नहीं क्या हुआ था, वो इन नज़रों का सामना नहीं कर पाई थी। इसकी आंखों में आंखें डालकर देखना इसके लिए दुनिया का मुश्किल तरीन काम साबित हुआ था। इसने बेख्तियार अपनी नज़रें झुका ली थी। इतनी देर से संजीदा बैठे मुर्तज़ा के लबों पर एकदम से मुस्कुराहट आ गई थी। मुझे चैलेंज कबूल करने में बहुत मज़ा आता है। आसान काम तो मैंने आज तक कोई भी नहीं किया। इसके चेहरे पर मौजूद ये तहरीर वो सर झुकाए भी पढ़ सकती थी। अली खाने के दौरान ज़्यादा खामोश ही रहा था। खुशगवार माहौल में खाना ख़त्म हुआ तो अली से घर चलने का कहा। इसे 1 मिनट रुकने का कहकर आंटी अंदर चली गई। वो लोग खड़े हुए वापसी का इंतज़ार कर रहे थे। 2-3 मिनट बाद वो वापस आईं तो इनके हाथ में एक बड़ा सा डिब्बा था। ये तुम्हारे लिए है। उन्होंने वो डिब्बा इसकी तरफ बढ़ाया तो बड़े झिझकते हुए अंदाज में बोली, आंटी प्लीज़ आप इस तकल्लुफ़ को रहने दें। वो इनसे किसी भी किस्म का तोहफ़ा कबूल करने से हिचकिचा रही थी। तुम पहली बार हमारे घर आई हो और हम तुम्हें खाली हाथ जाने दें? और ये कोई ऐसी कीमती चीज़ भी नहीं है। बाज़ार गई थी तो ये शॉल अच्छी लगी थी, मैंने ऐसे ही ख़रीद ली। शायद ये ली ही तुम्हारे लिए गई थी। और देखना ये ब्लैक कलर तुम्हें कितना सूट करेगा। उन्होंने डिब्बा खोलकर इसे शॉल दिखाई। ब्लैक कलर की शॉल जिस पर सुर्ख और जर्द रंग से कश्मीरी कढ़ाई की हुई थी। इसे बगैर हाथ में पकड़े ही अंदाज़ा हो रहा था कि वो कितनी कीमती है। इसे तोहफ़ा कबूल करने में दिक्कत में देखकर अंकल ने भी इसरार किया तो इसने एक नज़र अली के चेहरे की तरफ देखा। वो इसे इशारे से गिफ्ट लेने के लिए कह रहा था। मजबूरन इसने शुक्रिया के साथ इनका तोहफ़ा कबूल कर लिया। वो सब लोग इन्हें बाहर तक छोड़ने के लिए आए। आंटी आप एमन को लेकर हमारे घर आइएगा। इसने पुरखुलूस अंदाज में इन्हें अपने घर आने की दावत दी तो वो चेहरे पे मायने ख़ीज़ मुस्कुराहट लिए बोली, तुम्हारे घर तो तुम ना भी बुलाती हम तब भी आते। इनकी बात पर इसका चेहरा एक लम्हे को सुर्ख हो गया था। अगले ही पल वो ख़ुद को नॉर्मल कर चुकी थी, मगर बाकी तमाम अफराद के चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहटें देखकर इस वक्त इस ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल का सामना इसे आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ था। वो ख़ुद को अनजान और लाताल्लुक़ ज़ाहिर करना चाह रही थी मगर कर नहीं पा रही थी। आंटी और अंकल दोनों ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए इसे दुआएं देते हुए रुखसत किया। सामने खड़े मुस्कुराते हुए मुर्तज़ा की मौजूदगी इस समय इस पर बड़ी भारी पड़ रही थी। रास्ते में वो अली से नज़रें चुराए रोड की तरफ देख रही थी। तवज्जो आती जाती गाड़ियों का मुआयना कर रही थी। इसे अपने छोटे भाई के सामने इस वक्त बड़ी सख्त शर्मिंदगी हो रही थी। आखिर वो कोई छोटा सा बच्चा तो नहीं था, कोई बात ना समझ सकता। अपनी इस शर्मिंदगी को और झींप को मिटाने के लिए वो अली से एमन के मुतालिक पूछने लगी। अली तुम एमन को कैसे जानते हो? वो बड़ी तवज्जो से ड्राइविंग कर रहा था। एक लम्हे के लिए इसकी तरफ देखा और दोबारा विंडो स्क्रीन पर नज़रें जमा कर बोला, वो अक्सर ऑफिस आती है अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में मदद लेने के लिए और ज़्यादातर मुझे बेचारे ही की शामत आती है कि इसे इसके ग्रुप के बाकी लोगों को गाइड करूं। वो जवाब देने के बाद इसकी तरफ देखकर बोला, क्यों आप क्यों पूछ रही हैं? बस ऐसे ही तुम लोगों के बारे में बात करने के स्टाइल से लग रहा था कि तुम लोगों की आपस में अच्छी दोस्ती है। वो लापरवाही से बोली थी। वो इन दिनों अजीब सी उलझन का शिकार थी। सारा दिन खुद को काम में दानस्ता मसरूफ़ रखती थी। जब रात को थक हार कर बिस्तर पर लेटती और आंखें बंद करती तो बंद आंखों के सामने किसी की मुस्कुराती हुई छवि सामने आ जाती। इसकी मकनातीसी आंखों से अपनी गिरफ्त में लेती हुई महसूस होती। वो जितना इस ख्याल से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करती थी वो उतनी ही आन बान से सामने खड़ा हो जाता था। वो ये दरवाज़ा कभी भी और किसी के लिए भी नहीं खोलना चाहती थी, मगर वो इस किले का मुहासरा किए इस तरह खड़ा था कि वो अपने बचाव की हर मुमकिन तदबीर करने के बावजूद ख़ुद को बेबस महसूस कर रही थी।
प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं बड़ी सीधी सादी और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरे इस सुकून को दरहम भरहम ना करो। वो इसके तसव्वुर से इल्तिजा कहती थी। मुर्तज़ा ऑफिस के किसी काम से अली को इस्लामाबाद भेज रहा था। जिस सुबह अली जा रहा था वो पता नहीं उस रोज़ बड़ी उदास थी। अपनी ये बेकली और उदासी इसकी समझ में नहीं आ रही थी। इसका दिल चाह रहा था कि अली को रोक ले, इसे ना जाने दे, मगर वो इसे क्या कहकर रोकती, सोच कर वो चुप हो गई। परी, मैं सिर्फ 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, आप इस तरह फ़िक्रमंद ना हो। जैसे आप और इस तरह फ़िक्र करेंगी तो ऐसे लगता है जैसे मैं साल भर के लिए जा रहा हूँ। वो इसकी मुसलसल नसीहतों से आजिज़ होकर बोला। अली के ऊपर बहुत सी कुरानी सूरतें फूंक कर इसने इसे रुखसत किया। इस रोज़ हॉस्पिटल में भी इसका दिल नहीं लग रहा था। सारा दिन अजीब सी उलझन में गुजरा। वो अपना सर झटक कर जितना खुद को वो पुरसुकून करना चाहती थी, इसका दिल उदासी में डूबता जा रहा था। रात में खाने के बाद चाय पीते हुए वो और पापा टीवी पर अपनी पसंदीदा मूवी देख रहे थे। पापा देखें, ये सीन मैंने आपसे कहा था ना, कितना ज़बरदस्त पिक्चराइज़ किया है। डायरेक्टर ने जहानत यहाँ से इसकी पता चलती है। वो स्क्रीन पर नज़र जमाए पापा से बोली। उन्होंने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो इसने नज़रें घुमाकर उनकी तरफ देखा। वो होंठ पीछे सीने पर हाथ रखे इंतहाई अज़ियत में नज़र आ रहे थे। इसके देखते देखते ही चाय का कप इनके हाथ से छूटकर कारपेट पे गिर गया। पापा, वो चीखीं। पापा, क्या हुआ है आपको? वो उनका हाथ पकड़कर रोते हुए बोली। इसे जवाब देने की कोशिश में अपने लब खोल दे वो सोफे पर गिर गए। बेहोश पड़े पापा को देखकर इसके सारे औसान ख़ता हो गए। इनके पास बैठकर इनकी हार्ट बीट चेक करके ये इन्हें फ़र्स्ट एड देना चाहती थी, मगर इसके औसान साथ छोड़ चुके थे। इसके कांपते हुए बाजुओं में बिल्कुल भी सकत नहीं थी। वो पूरी की पूरी कांप रही थी। इसकी आंखों के सामने इसकी माँ का कफन में लिपटा हुआ चेहरा आ गया। वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। इसके सोचने समझने की तमाम हिस्सियात इसके साथ छोड़ती जा रही थीं। ड्राइवर तो रात 9 बजे ही जा चुका था। वो कहाँ से मदद मांगे? वो बगैर कुछ सोचते समझते हुए अली के कमरे की तरफ गई। इसके टेलीफोन इंडेक्स में से एक नंबर निकालकर इसने कांपते हाथों के साथ फ़ोन मिला दिया। वो बेड पर नीम दराज किताब पढ़ते हुए अपने फेवरेट म्यूज़िक सुन रहा था। मोबाइल की बेल बजी तो इसने नज़र घुमाकर घड़ी देखी और सोचा कि इस रात के इस पहर मुझे कौन फ़ोन कर सकता है। हेलो। तीसरी चौथी बेल पर इसने कॉल रिसीव की। हेलो मुर्तज़ा, मैं ताइबा बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ सुनकर वो चौंक गया था। अजीब घबराया हुआ सा अंदाज़ था इसका। क्या बात है ताइबा, आप ठीक हैं? इसकी हसियात इसे किसी ख़तरे की निशानदेही करती नज़र आ रही थी। आप प्लीज़ आ जाएं, जल्दी से आ जाएं। पापा को पता नहीं क्या हो गया है, वो रोते हुए बोल रही थी। इसके रोने से वो बुखलाता हुआ अपने बिस्तर से उतरा। आप रोएं मत, मैं आ रहा हूँ। इसे दिलासा देते हुए इसने फ़ोन बंद किया और गाड़ी की चाबियाँ उठाकर सीढ़ियाँ नीचे उतरता आ गया। लॉन्च में एमन टीवी देख रही थी। एमन, मैं अली के घर जा रहा हूँ, इसके पापा की तबीयत ख़राब है। इसे इत्तला देकर वो बाहर निकल आया। इससे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से गाड़ी इसने ज़िंदगी में कभी नहीं चलाई थी। रात का वक्त होने की वजह से ट्रैफिक भी कम था। थोड़ी ही देर में वो इनके घर के बाहर था। गाड़ी बाहर ही छोड़कर वो अंदर गया। गेट खुलने की आवाज़ सुनकर वो दीवानावार भागती हुई बाहर निकली। वो चौकीदार से इसे बुलाने का कह ही रहा था जब वो इसके पास आ गई। मुर्तज़ा, प्लीज़ मेरे पापा को बचा लें। वो आंखों में खौफ और हरास लिए इसे बोली तो वो इसे कोई जवाब दिए बगैर खुद ही अंदर आ गया। लाउंज में सोफे पर बेहोश पड़े अंकल को देख वो तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ा। वो दूर खड़ी से देख रही थी। इन्हें अपने बाजुओं पर उठाकर वो तेज़ी से बाहर निकला। वो भी इनके पीछे पीछे भागती हुई बाहर आई। इन्हें गाड़ी की पिछली सीट पर एहतियात से लिटाकर वो इसे बोला, बैठें। वो इसके बराबर वाली सीट पर बैठ गई। जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके वो इन्हें जल्द अज जल्द करीब तरीन हॉस्पिटल में पहुंचा देना चाहता था। इसे मुसलसल आंसू बहाता देखकर नरमी से बोला, आप तो एक डॉक्टर हैं, आपको अपने असाब पर कंट्रोल होना चाहिए। इसने शायद इसकी आवाज़ सुनी ही नहीं थी। वो गर्दन मोड़े पापा को देखते हुए रोई जा रही थी। गाड़ी हॉस्पिटल के अहाते में रोककर वो अंदर चला गया। स्ट्रेचर पर लटाकर इन्हें आईसीयू में पहुंचा दिया गया। मुर्तज़ा इधर उधर
पता नहीं भाग दौड़ कर फिर रहा था। वो अकेली इस ठंडे या खामोश कॉरिडोर में दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। काफ़ी देर बाद मुर्तज़ा इसके पास आया। वो इसे अपने पास आता देखकर बेख्तियार दीवार पर घसीटती हुई थोड़ी दूर हट गई थी। मुझे कोई बुरी बात मत सुनाइएगा, वो वहशत ज़दा अंदाज में चीखी थी। ताइबा, क्या हो गया है आपको? अंकल ठीक हैं, फिर इन्हें फ़ौरी तिब्बी इमदाद भी मिल गई है, ख़तरे की कोई बात नहीं है। वो इसे समझाने की कोशिश करने लगा था। मेरे दिल को इत्मीनान नहीं होता। ऐसे ही मम्मी भी मुझे छोड़ के चली गई थी। मैंने इन्हें कितनी ही आवाज़ें दी, कितना ही बुलाया, मगर उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। वो इस वक्त एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक 7-8 साल की बच्ची बन गई थी। ऐसा लग रहा था मम्मी अभी भी इसे छोड़कर गई हैं। मुर्तज़ा ने एक नज़र इसके रोते सिसकते वजूद पर डाली और ख़ुद को अजीब सी उलझन में घिरा हुआ पाया। इन आँखों में आंसू इसने कभी भी नहीं देखे थे और ना ही देखना चाहता था। अली ने एक बार इससे कहा था, मुर्तज़ा भाई, मेरी बहन बहुत हसास है। वो आज तक मम्मी का सदमा नहीं भूली। इसे कोई भी दुख मत दीजिएगा। और इसने अली से वादा कर लिया था। आए वहाँ बैठ जाते हैं बेंच पर, मुर्तज़ा ने इसका हाथ पकड़कर कहा। वो यूं ही खड़ी रोती रही तो इसने खुद ही पकड़कर इसे बेंच पर बिठा दिया और ख़ुद भी इसके बराबर में बैठ गया। आप अल्लाह से दुआ करें, दुआ में बहुत ताकत होती है। इसने नरम लहजे में इसे मुखातिब किया तो वो इसकी तरफ देखकर बोली, मेरे भाई को बुला दें प्लीज़, मेरे अली को बुला दें। वो इसका हाथ पकड़कर इल्तिजा कर रही थी। इतनी रात को इसे परेशान करना सही नहीं है, मैं सुबह इसे कॉल कर दूंगा, वो तसल्ली देने वाले अंदाज में बोला। चाहे तब तक मेरे पापा को कुछ भी हो जाए, वो रोते हुए चीखी। अली, तुम कहाँ हो? देखो पापा भी मम्मी की तरह हमें छोड़कर जा रहे हैं। मुर्तज़ा से इसे संभालना मुश्किल हो गया। वो आवाज़ बुलंद चीख चीख कर रो रही थी। ताइबा होश में आए। मुर्तज़ा ने इसे झंझोड़ा था। वो एकदम चुप होकर इसे देखने लगी। आपको मेरी बात पर एतबार है? इसने बेख्तियारी में गर्दन हिला दी। फिर आपको यकीन दिला रहा हूँ कि अंकल को कुछ नहीं हुआ और इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। अगले पल वो इसके कंधे पर सर रख कर रो रही थी, मगर अब सिर्फ इसकी आंखों से अश्क बह रहे थे। चीखना चिल्लाना ख़त्म हो चुका था। मुर्तज़ा ने इसे टोकने के बजाय रोने दिया। बहुत देर रोने के बाद जब सिर्फ इसकी सिसकियों की आवाज़ बाकी रह गई तो मुर्तज़ा ने इसका सर अपने कंधे से हटाया और बोला, पानी पीना है? इसने नफ़ी में सर हिला दिया। अपने हाथों से रगड़ रगड़ कर आंसू साफ़ करके अब वो सर झुकाए बैठी थी। मुर्तज़ा ने एक नज़र इस पर डाली और उठकर चला गया। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो उसके हाथ में पानी का गिलास था। लें, पानी पी लें। इसने खामोशी से इसके हाथ से गिलास ले लिया और पानी पीने लगी। वो दोबारा इसके बराबर में बैठ गया। कब से ख़राब थी अंकल की तबीयत? इसने सवाल पर ताइबा ने जवाब दिया, पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। हम दोनों टीवी देख रहे थे जब इसके हलक में फंदा सा लग रहा था। अपनी बात अधूरी छोड़ के वो अपने आंसुओं को रोकने की सही करने लगी थी। जितना वो आंसू को पीछे धकेल रही थी वो उतना ही बह रहे थे। मुर्तज़ा ने अपने हाथों से इसके खुश्क किए हुए आंखों को देखा। अब रोना नहीं। वो इसकी बात पर चुप सी होकर बैठ गई। शाबाश, लाइक अ गुड गर्ल। मुर्तज़ा ने इसे चेयर अप करने की कोशिश की। आप तो बहुत ही नालायक डॉक्टर हैं। जब मेरी डिज़ाइनिंग की हुई बिल्डिंग्स गिरेंगी तो मैं कम से कम आपसे तो ये उम्मीद नहीं रख सकता कि आप ज़ख्मियों का इलाज कर सकेंगी। वैसे सच सच बताएं, आप वाकई ही डॉक्टर हैं या नहीं? अब तो मुझे इस बात की तस्दीक के लिए आपकी डिग्री देखनी पड़ेगी। वो बड़ी शुगुफ्तगी से हंसते हुए बोला था। तो इसकी इस बात पर ताइबा के चेहरे पर लम्हे भर को मुस्कुराहट आई थी। वो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर खुश हो गया था। मुर्तज़ा, पापा ठीक हो जाएंगे ना? इसने दोबारा तस्दीक चाही। हाँ इंशाल्लाह, इसने जवाब में यकीन में दिलासा दिया। सुबह 6 बजे के करीब डॉक्टर ने इन्हें खुशखबरी सुनाई कि पापा की हालत ख़तरे से बाहर है। वो इन्हें प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। कमरे में आकर वो दवाओं के ज़ेरे असर बेखबर सो रहे थे। पापा को देखकर इसकी आंखों से दोबारा बरसात होने शुरू। 6 बजे के करीब डॉक्टर ने इन्हें खुशखबरी सुनाई कि पापा की हालत अब ख़तरे से बाहर है। वो इन्हें प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। कमरे में आकर वो दवाओं के ज़ेरे असर बेखबर सो रहे थे। पापा को देखकर इसकी आंखों से दोबारा बरसात होने लगी थी। मेरे ख्याल से ये वक्त खुदा का शुक्र अदा करने का है, ना कि रोकने का। मुर्तज़ा ने पापा के बेड के पास ही
रखी कुर्सी पर बैठते हुए इसे टोका तो वो ख़ुद को सर्जिश करती हुई वज़ू करने चली गई। वो दोनों खामोश बैठे पापा के होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। इसे दोबारा ख्याल आया कि इसकी वजह से मुर्तज़ा सारी रात का थका हुआ है और अब इसे घर जाने के लिए कह देना चाहिए, मगर वो ऐसा कह नहीं पा रही थी। इसके होने से एक ढारस सी बंधी हुई थी। अगर ये है तो कोई फ़िक्र की बात नहीं। इसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि बेशुमार रिश्तेदारों, मिलने वालों और दोस्तों में से इसने मदद मांगने की बजाय आखिर मुर्तज़ा से को ही क्यों बुलाया था। इसे तो आज तक वो कभी ढंग से मिली भी नहीं थी। मुसीबत के वक्त तो इंसान उसे पुकारता है जिस पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता है। तो क्या वो मुर्तज़ा पर सबसे ज़्यादा भरोसा करती है? उसे लगा जिस किले को फ़तह हो जाने के डर से इसे हर वक्त लगा रहता था कहीं वो इस किले के दरवाज़े खोलकर अंदर आ जाए। इसके दरवाज़े तो इसने खुद अपने हाथों से मुर्तज़ा के लिए खोल दिए थे। वह बग़ैर किसी जंग के ही जीत गया था। वो आया, इसे देखा और फ़तह कर लिया। शायद मुर्तज़ा ही के लिए कहा गया था। 8:30 बजे पापा को होश आया। वो बेख्तियार इनकी तरफ बढ़ी थी। पापा आप ठीक है ना? पापा आपकी तबीयत कैसी है? वो बेड पर बैठकर पापा का हाथ थामकर पूछ रही थी। जवाब में पापा ने नकाहत से भरपूर आवाज़ में कहा था, मैं ठीक हूँ मेरी जान। एक मरतबा फिर आंखों से आंसू रवा होने लगे थे। इसे रोने के लिए आमादा देखकर पीछे खड़ा मुर्तज़ा इसके कान में बोला, खबरदार रोना मत, अंकल की तबीयत तुम्हें रोता देखकर दोबारा ख़राब हो जाएगी। इसकी धमकी अमेज़ नसीहत पर अमल करते हुए इसने खुद जल्दी से अपने आप को नॉर्मल किया। इसे संभलने का मौका देने के लिए मुर्तज़ा आगे बढ़कर अंकल की खैरियत दरियाफ़्त करने लगा। डॉक्टर ने आकर इनका तफसीली मुआयना किया और इनको तसल्ली बख्श जवाब दिया तो वो और भी पुरसुकून हो गई। एक बहुत ही कड़ी मुसीबत की रात ज़िंदगी की गुजर गई। वो खुदा का जितना शुक्र अदा करती कम थी। अंकल की तबीयत अब बेहतर है। चलें घर चलकर फ़्रेश हो, नाश्ता करें और अंकल के लिए भी कुछ खाने के लिए लाएं। मुर्तज़ा की बात पर पापा ने भी बड़ी कमज़ोर आवाज़ में इसकी तायद की। अपने आप से ज़्यादा अब पापा का ख्याल रखना था। इनके लिए नाश्ता बनाने की खातिर वो घर जाने के लिए तैयार हो गई। मुर्तज़ा के बराबर गाड़ी में बैठी वो अभी भी रात का हौलनाक मंजर याद कर रही थी। अगर मुर्तज़ा फ़ौरन नहीं आ जाता तो पता नहीं क्या होता। वो दहल गई। गाड़ी घर के सामने रुकी तो वो इसे कहने लगी, ड्राइवर आ गया होगा, मैं पापा के लिए नाश्ता इसके साथ ले जाऊंगी। वो स्टीयरिंग पर हाथ जमाए कुछ बुरा मानकर बोला, यानी ये कि अब मुझे चले जाना चाहिए? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। आपको मेरी वजह से इतनी ज़हमत उठानी पड़ी। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं उतार सकती। मैं तो सिर्फ इस ख्याल से कह रही हूँ कि आप रात भर के जागे हैं और थक गए होंगे, अब आपको रेस्ट करना चाहिए। वो वजाहत देने लगी थी। साफ़ हो, तुम्हारा इरादा मुझे नाश्ता कराने का नहीं है, बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो इसके तुम कहने पर हैरान रह गई थी। वो कितनी बेतकल्लुफ़ी से बात कर रहा था।